नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम एसटीक्यू सीरीज के अंदर एसए डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति, भारतीय शिक्षा की बदलती भूमिका, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चेंजिंग रोल ऑफ इंडियन एजुकेशन। देखिए, नया टॉपिक है ना, चर्चा में भी है, आने के चांसेस हैं। और पहले की हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना, दिमाग लगाना है और एक खाली पन्ने पे वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो कि आपके दिमाग में हैप्पैज़र्ड मैनर में आ रहे हैं, और फिर उन पॉइंट्स को एक सीक्वेंस में बनाते हुए अपना ऐसे शुरू करना है। और जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को भी आपको अपने ऐसे में इंक्लूड करना है। इसके अलावा और भी अच्छे पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, इनको भी कोशिश कीजिएगा कि आगे अगर ये टकराता है ऐसे तो आप डालें। देखिए, ऐसे इसके शुरुआत करने के कई सारे तरीके हैं। एक अभी हमने बाढ़ पर ऐसे ऑलरेडी डिस्कस किया, वो जिस तरह का टॉपिक है उसमें हम कर सकते थे ऐसे, लेकिन उसमें जनरली कमीशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करने पे ज़्यादा प्रभाव वाला दिखता है। यहाँ पर इसमें आप अगर कोटेशन से स्टार्ट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, एक बुद्धिमत्ता, दूसरा चरित्र, शिक्षा है अमूल्य, शिक्षित परिवार देवतुल्य। ठीक है, यहाँ पर बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, विकसित राष्ट्र की यही कल्पना, शिक्षित पूरे देश को करना। ठीक है, तो अभी ओवरऑल कहने का इन ये जो 4 लाइंस हैं, इससे हमने एक तो देखिए सिर्फ अब वो वाली शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें क्या है कि मार्क्स लाने होते हैं। अभी क्या है, इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं ना, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि राष्ट्र के विकास की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, परिवार की भी बात कर रहे हैं, चरित्र की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ एक कोटेशन आप डाल सकते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे कोटेशन है। तो ये शब्द हमारी नई शिक्षा नीति को हूबहू दर्शाते हैं। वास्तव में सिर्फ पढ़ने लिखने से होशियार नहीं बना जा सकता। समझ और विचारों का विकसित करने के लिए पढ़ने लिखने में सिर्फ डिग्री प्राप्त करने से ज्यादा कैसे पढ़ा जाए ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस होता है उस आपको कभी महसूस होता होगा कि यार हमने इतनी पढ़ाई करी, उसके बाद भी ये समझ हमें डेवलप नहीं हुई है। तो ये कहाँ से आई समझ? ये इंटेलेक्ट है, बुद्धिमत्ता है ना, जो कि अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो उसमें वो चीज जल्दी विकसित हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत नए विचारों व नवीन आवश्यकताओं के अनुसार बुद्धिमत्ता लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे व्यक्ति का विकास, राष्ट्र का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मापदंडों पे भारत की शिक्षा की स्थिति क्या है, मतलब क्या ऐसी कंडीशन है भारत की कि जिसकी वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, पहले जो चल रहा था वो भी ठीक था, है ना, अब ऐसा क्या चेंजेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, आपको पता है कि जो मानव विकास सूचकांक है उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें क्या है, 3 आधार स्तंभ है, जिनमें से शिक्षा है जो एक स्तंभ है, जिसको मजबूत करने की कवायद लंबे समय से चल रही है। ठीक है, और अगर कुछ डेटास की बात करें तो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 500 में से भारत के 7 विश्वविद्यालय मात्र शामिल हो सके हैं। आगे देखते हैं। एसर की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कक्षा 1 के 28% बच्चे और कक्षा 1 से 9 तक तथा कक्षा 3 के 40% जो बच्चे हैं वो 11 से लेके 99 तक की जो गिनतियां होती हैं उनको पहचान नहीं पाते। ठीक है, अब ये एक ऐसा डेटा है जो क्या है कि आपकी शिक्षा नीति पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। ठीक है, क्योंकि इस लेवल तक के बच्चे, है ना, जो अगर 99 तक की गिनतियों को ही नहीं पहचान पाए तो कुछ तो है उसमें प्रॉब्लम, उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य, है ना, एसडीजी के जो गोल्स हैं, ठीक है, एसडीजी के गोल्स हैं, उनमें जो 4था नंबर का गोल है वो है शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, और इन रिपोर्ट्स के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए
आपको सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, नवाचार को बच्चों में सहज बनाना है। ठीक है, अभी क्या जमाना ही कंप्यूटर का आ गया है अभी, और हम अगर ब्लैक बोर्ड पे जिएंगे तो अपने देश को पीछे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं उनको अपनी जो एजुकेशन में इंक्लूड करने की जरूरत है। ठीक है, ताकि बच्चों के लिए कुछ ऐसा ना रहे, क्योंकि जब हम अपने ज़माने की बात करें तो हमने पहली बार कंप्यूटर क्लास 3rd में देखा। ठीक है, और आज के बच्चों को देखिए तो वो मोबाइल पैदा होते ही उनके हाथ में पड़ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो हर बच्चा जो ग्राम ग्राम गांव से भी है या शहर से भी है, जहाँ से भी है, उसके लिए ये सब चीज़ें सहज होनी चाहिए। तथा राष्ट्र निर्माण के लिए मातृभाषा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस पॉइंट बना हुआ है। मातृभाषा के महत्व को सिखाना भी एक आवश्यकता है, जो कि सभी चीजें नई शिक्षा नीति में मौजूद है ना। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि इंग्लिश एक इस वक्त का जो पिछले 10 सालों का की अगर बात करें तो इंग्लिश ने एक ऐसी पकड़ बना ली है कि ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर जा रही है। ठीक है, लोग जो अंग्रेजी बोलने वाला है उसको एक सुपीरियर माना जाता है। ठीक है, और जो अंग्रेजी में अपनी भावना मतलब बात करता अगर जानता है तो उसको ये माना जाता है कि ये इंटेलेक्चुअल भी है, जबकि ये ऐसा नहीं होता। वो तो सिर्फ एक भाषा है ना, और ये ऐसी भाषा है जिस और कोई भी जो भाषा होती है उसका काम सिर्फ सूचनाओं को या भावनाओं को अपनी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम होता है उनका, है ना। ऐसा तो है नहीं है कि अगर कोई इंग्लिश में कोई बात बता रहा है तो वो ज़्यादा इंटेलेक्ट बात है ना। लेकिन ये है कि क्योंकि इंग्लिश जानने वाले के पास थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने के कारण ये चीज़ इनको क्या है कि ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं, तो जिसके कारण एक सुपीरियरिटी फीलिंग या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से भी, अब थोड़ी सी हिस्टोरिकल बातें कर लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से भी शिक्षा को हमेशा महत्व दिया गया है। पहले गुरुकुल शिक्षा पर जोर दिया गया था, जिसका वर्णन 16 संस्कारों में से एक संस्कार जिसका नाम है वेदारंभ, ठीक है, इसमें भी दिया गया है। सभी धर्मों में भी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा का आज का स्वरूप आधुनिक काल में मिला। अभी जो हम करंट इस शिक्षा की जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको उन्होंने चेंजेस किया है, वो तो नई है ना। तो उसके अगर आधुनिक काल के बारे में बात करें तो इसका जो रियल जो स्वरूप है वो अंग्रेजों के टाइम से स्टार्ट हुआ, और 1813 का जो एक्ट था उस पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसमें भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको कहा गया, और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया गया। इसके बाद और भी कुछ हुआ। हंटर कमीशन की आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 82-83 में, और इसमें प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु काफी अच्छे काम सुझाए गए। इसके बाद सेडलर आयोग, हार्टोंग कमीशन, मतलब वो तो बहुत सारा है, तो सब नहीं लिख सकते। एसेज में आपको एक 2-3 पॉइंट्स लिखिए और बाकी फिर एटसेट्रा करके इसको छोड़ दीजिए आगे, क्योंकि ये गांधी जी का मामला है। तो गांधी जी ने 1937 में वर्धा सम्मेलन किया, जो कि शिक्षा से संबंधित था, जिसमें क्या था, निशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया। और इस पॉइंट को आप मान सकते हैं कि ये आज भी डीपीएसपीज में है ना। इवन राइट टू एजुकेशन के तहत अब ये फंडामेंटल राइट में भी इंक्लूड हो गया है। पहली बार स्वतंत्र भारत में, अब आगे की कहानी हिस्ट्री में जब आजाद हो गए उसके बाद की बात करते हैं, कोठारी आयोग जो आया आपका, उसने शिक्षा नीति को तैयार किया और राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया इसे। इन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला जो लागू करने की सिफारिश तब की थी, ठीक है, तब की थी, लेकिन जो आज अब जा करके लागू हो पाई है नई शिक्षा नीति के में है ये पॉइंट, त्रिभाषा फॉर्मूला। ठीक है, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की असमानता को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986 में आई। ठीक है, तो 2 हो गई, एक कोठारी आयोग वाली हो गई, फिर उसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली हो गई। इसके बाद भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व में भी आर्टिकल 45 के तहत शिक्षा का प्रावधान शुरू से ही मौजूद है, जिसके अंतर्गत राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, ठीक है, ये डिफरेंस तो पता होना चाहिए कि ये 0 से 6 वर्ष तक की डीपीएसपी और 6 से 14 फंडामेंटल राइट, है ना।
तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, वहीं फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ये के द्वारा 6 से 14 साल तक के जो बच्चे, यही जो हमने अभी यहाँ पर बात की फंडामेंटल राइट्स में, इसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया। ठीक है, और ये कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 21A में। इसके अलावा शिक्षा का प्रावधान आपका मूल कर्तव्यों में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा संवैधानिक बात आपने कर दी, हिस्ट्री की बात कर ली, संविधान की बात कर ली। ठीक है, और जो भी आपका एंशियंट था वो भी आपने बात कर ली। अब आगे चलते हैं, नई शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधानों की बात कर लेते हैं। ये जो आई है इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट लिया गया। एक 2 से 6 वर्ष जिनमें आंगनवाड़ी का मुख्य रोल अदा करेंगी, जिनमें आंगनवाड़ियां हैं जो वो मुख्य रोल अदा करेंगी, और दूसरा 6 से 8 वर्ष जिसमें प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का प्रावधान दिया जाएगा। एक पॉइंट। दूसरा, कक्षा 3 तक के सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा व संज्ञानात्मक ज्ञान पर, ठीक है, कॉग्निटिव नॉलेज, ठीक है, इस पर काफी ज्यादा रीजनिंग वगैरह पर ध्यान दिया जाएगा। एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है। ठीक है, कि एक ऐसा बनाइए कि जिसमें इन सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर आप कह सकते हैं कि ये रीजनिंग एप्टीट्यूड की जरूरत है ना, ताकि अगर स्टार्टिंग से ये चीजें बच्चों में डेवलप हो जाएंगी तो जब सिविल सेवा की परीक्षा होगी और उसमें एथिक्स का पेपर आएगा तो उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये हमने बचपन में तो पढ़ा ही नहीं है, नया पेपर है ना। तो ये सब चीजें साथ में ही डेवलप होती रहेंगी। इसके अलावा कक्षा 5 तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा में छात्रों का संस्कृत व प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र को बाध्यता नहीं होगी उसको। ठीक है, इस चीज के लिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रावधान हो गया। जिसमें स्थानीय भाषा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्थानीय भाषा में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एजुकेशन सिर्फ इसलिए टफ हो जाती है क्योंकि उसकी भाषा टफ है। ठीक है, अब आप किसी लोग गांव के बच्चे को जिसने या तो गांव की लैंग्वेज जानता है और या तो थोड़ी बहुत हिंदी जानता है, उसको आप अगर इंग्लिश पढ़ाओगे, इंग्लिश में बात करोगे, तो वो उसके लिए क्या है कि एक बहुत बड़ा पढ़ाई ही एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और वो बस काम चलाऊ काम करके पढ़ के आगे निकल जाएगा। तो इसलिए अगर उसको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? जब उसके मनपसंद भाषा पर उसकी शिक्षा मिलेगी उसको, है ना। अब मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़ सभी उच्च शिक्षा में एक नियामक होगा। 2035 तक उच्च शिक्षा का पंजीकरण 28.3% से बढ़ाकर 50% तक पहुंचाना है। ठीक है, ये लक्ष्य हो गया। 2030 तक 100% नामांकन, ये लक्ष्य हो गया। और ये जो शैक्षणिक ढांचा है वो कैसा होगा? 5+3+3+4 के तहत 4 हिस्सों में इसे बांटा गया है। ठीक है, शोध में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास हेतु नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, अब अगर कोई आदमी आगे रिसर्च करना चाहता है तो ये भी सुविधा है कि स्थापना त्रिभाषा फॉर्मूला से राज्य को भाषा चुनने का अधिकार होगा। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। ये एक अलग पॉइंट हो गया है ना, त्रिभाषा फॉर्मूला वाला। नई शिक्षा नीति है जो वो कि कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर है, जिसमें क्या है कि शिक्षा की सभी तक पहुंच, आसान शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, मतलब ये सार हो गया आपका पूरी नई शिक्षा नीति का। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण व्यवहारिक शिक्षा पद्धति आदि की सिफारिशें मौजूद हैं। नई शिक्षा नीति के तहत विदेशी संस्थानों में प्रवेश से शिक्षा पद्धति महंगी हो सकती है, जो आम आदमी की उच्च संस्थानों दूर कर सकती है। भारत में कुछ राज्यों में त्रिभाषा सूत्र का विरोध भी किया गया है। जो साउथ के स्टेट्स हैं वहां पर त्रिभाषा जो फॉर्मूला है उसका विरोध किया गया है। लेकिन वर्तमान में शिक्षकों को तकनीक में कुशल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है ना। शिक्षक हैं जो उनके पास ही टेक्निक्स की कमी नहीं, मतलब उन्हें ही नहीं पता कंप्यूटर चलाना, तो बच्चे के क्या सिखाएंगे। और कई बार गवर्नमेंट की जो शिक्षा है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि जो शिक्षक है उसने पढ़ाई वो तभी तक करता है जब उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता है ना। और जहां एक दिन सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद वो पढ़ाई करना अपनी बंद कर देता है, नई चीज़ों को इनोवेटिव काम करना बंद कर देता है। तो जिससे कि क्या है कि उसको बस उतना ही ज्ञान रह जाता है जितना उसने अपने
समय तक सीखा, लेकिन समय के बदलते के साथ का ज्ञान उसको नहीं होता। ठीक है, तो छात्र और शिक्षा का अनुपात, ये एक बात है कि ये भी चीजें इसमें होनी चाहिए। ठीक है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब देखिए, शिक्षकों की जो नई शिक्षा नीति के अवगत कराते हेतु एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है, इसके लिए इनकी भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे आप पढ़ाओगे, कैसे इनके अंदर स्किल डेवलप करोगे, है ना, टेक्नोलॉजी से को किस तरह से इनके अंदर इनकलकेट करोगे, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। इसके अलावा समय समय पर शिक्षकों की गुणवत्ता की जांच करना भी इम्पोर्टेंट है। अब कि मतलब इनका भी, शिक्षकों का भी टेस्ट होना चाहिए, और ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी में, कुछ प्राइवेट नौकरी के भी प्रावधान इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि ये जो सरकारी नौकरी का जो सिक्योरिटी वाला फीचर है ना, ये कई बार नेगेटिव भी साबित होता है, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड की अगर बात करें। ठीक है, तो क्योंकि देखिए कहीं और तो क्या है कि आप एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको साथ साथ एजुकेशन में क्या है, अपने साथ साथ अपडेट भी होना बहुत ज़रूरी है। अपडेट नहीं होंगे तो पीछे छूट जाएंगे, है ना, और आपका जो बच्चा है उसको उतना ही आप ज्ञान दे पाएंगे जितना आपको अपने समय के हिसाब से पता है, जबकि जो बच्चा हाई लेवल की एजुकेशन या बड़े प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहा है वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो लाइंस लिखते हैं कि अतः कहा जा सकता है कि यह नीति जहां एक और मातृभाषा में शिक्षा की उपलब्धता होने से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सुलभ और सभी की पहुंच में बनाता है, वहीं दूसरी ओर भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानकों के मापदंडों पर भी सक्षम बनाता है। अतः इसके क्रियान्वयन पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पर इसको फोकस करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसको खत्म कर देंगे। यहाँ पर आज हमारा ये वाला ऐसे भी समाप्त होता है, और आगे हम कुछ और ऐसेस के साथ आपसे मिलेंगे। आप इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से भी कुछ निकालिए, आपके खुद के भी पॉइंट्स हो, और कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताइए। अगर कुछ चेंजेस चाहते हो तो वो बताइए। इसके अलावा अपने आंसर्स को चाहे तो उनको भी पोस्ट करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।